हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे टॉपिक्स पे मैं बात करना चाहता था, वीडियो बनाना चाहता था। आई हैड सम आइडियाज़ एंड थॉट्स विच आई थिंक आर रेलिवेंट एंड शुड बी शेयर्ड। एंड उनमें से एक टॉपिक है जो मैं सोचता हूँ कि देयर इज़ लेस पीपल स्पीकिंग अबाउट इन इंडिया। जैसे हमारे देश में हम बहुत सारी इश्यूज़ प्रॉब्लम्स के बारे में रील्स बनाते हैं, स्टोरीज़ बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, लोग देखते हैं, काफ़ी बातें होती हैं लेफ़्ट राइट ये वो। और ये सब तो लोगों को बांटती है दो ग्रुप्स में। अच्छा है कि बुरा है, और बुरा है तो कौन ज़िम्मेवार है, ए पार्टी ज़िम्मेवार है या टू पार्टी ज़िम्मेवार है। बट मेरा ये मानना है कि एक डेमोक्रेसी में अल्टीमेटली जो ज़िम्मेवार है लोग वो हैं, नंबर वन इज़ ओनली द पीपल ऑफ दैट कंट्री। तो हमारे देश में जो भी अगर गलत हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द पीपल और द पीपल हु आर वोटिंग। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लेम द पीपल हेयर, बट I'll come to this कि लोगों से भी ये गलत क्यों हो रहा है। जानबूझ के तो कोई अपने साथ ही बुरा करवाएगा नहीं ना, जानबूझ के तो कोई चाहेगा नहीं कि भाई रोड ख़राब हो, हॉस्पिटल में बेड ना मिले, सुविधाएं ना मिले। कोई जानबूझ के तो चाहेगा नहीं कि स्कूल अच्छे ना हो सरकारी, या फिर पुलिस वाले उनसे उन्हें तंग करें या फिर उनका चालान कटे। कोई जानबूझ के नहीं चाहेगा ना, लेकिन हो हमारी वजह से ही रहा है। हमारी सोसाइटी में हमारी सोच और हमारी एक्शंस की वजह से ही हम अल्टीमेटली यहाँ पहुँचते हैं। हमारी सोच हमारी वोट्स में कन्वर्ट होती है, हमारी सोच ही हमारे मंत्रियों को डिसाइड करती है। और हालांकि मैं ये भी मानता हूँ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंट्री में या किसी भी बॉडी में या इंस्टीट्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल या सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उसका होता है जो टॉप पे बैठा होता है। तो अगर अगर किसी कंपनी में सीईओ या टॉप मैनेजमेंट गड़बड़ाई हो तो नीचे सारी कंपनी पे फ़र्क पड़ता है। इसी तरह अगर किसी कंट्री में जो टॉप के मिनिस्टर्स हैं या आईएएस ऑफिसर्स हैं, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहे हो तो सारा नीचे तक गड़बड़ जाता है। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, लेकिन सिंस वी आर इन अ डेमोक्रेसी तो उनको बना हम रहे हैं। सो इसलिए देर इज़ अ थॉट प्रोसेस और माइंड सेट that I think we, the people of India, should shift towards if we want to make this a prosperous, a happy, a civilized and worthy of living country। अगर हम ऐसी कंट्री चाहते हैं जहाँ सुख सुविधाएं हों, प्रॉस्पेरिटी हो, अच्छे रोड्स हों, हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, हमारे बच्चे खुश फील करें, हम खुश फील करें, रोड्स, गार्डन्स, घर से लेके हॉस्पिटल, स्कूल से लेके मे बी स्पेसशिप्स तक सब अच्छा हो, तो क्या ज़रूरी है। सो कमिंग टू द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, द टाइटल ऑफ दिस वीडियो इज़ हाउ does a country become a superpower, and how can any country become a superpower, or how can our part of the world or we the people of India become a superpower। यही इस वीडियो का मेन थीम या पॉइंट या टाइटल है। एंड आई वांटेड टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड बिफोर कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट, बिकॉज अगर मैं सीधा ही बोलना शुरू कर दूँ कि हाउ टू बी ए सुपर पावर, तो प्रॉब्ली वो इंटरेस्ट या कॉन्टेक्स्ट शेयर ना हो पाता कि हाउ आई एम कमिंग टू दिस। तो नाउ मैनी पीपल, नाउ आई एम अबाउट टू शेयर माई थाट्स, बट just one last thing that many people may just buzz away from this video on the basis of the structure or ideology that I will share. Again,
जैसे मैंने बोला कि शुरू में वीडियो के कि लोग लेफ़्ट राइट इधर अप डाउन सब में डिवाइड हो चुके हैं, वो पहले से ही एक ओपिनियन कई बार बना होता है लोगों का और उन्हें लगता है कि भाई ये तो इस बकेट में फॉल करता है तो हमें इसका वीडियो देखना ही नहीं है, राइट। और इंस्टेड ऑफ सीकिंग मोर मोर insight और मोर डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स और लर्निंग समथिंग न्यू, हमने अपने आप को, या अपने आप को तो नहीं बट हाँ अपने आसपास सभी लोगों को एक बकेट में डालना शुरू कर दिया है, जो कि ये बंदा इस ग्रुप में है, ये बंदा इस ग्रुप में है, ये बंदा इस ग्रुप में है। एंड उसके बेसिस पे हमने अपने रिलेशनशिप्स और ओपिनियंस लोगों के बारे में बनाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि जब हम किसी इंसान से मिलते हैं, उससे बात करते हैं, तो हमें पता लगता है कि जस्ट इस ओपिनियन के अलावा भी उसके पास एक 360 डिग्री में और हज़ारों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो I think it's always bad to just put people in a bucket and then label them and then make an opinion and then make your relationship based on that opinion. So if you are not one of those, then probably you will be comfortable hearing the entire story. So let's begin with the main point of the video, how to be the superpower we want to be. So let's see who is the existing superpower, who are the existing superpowers in the world. Maybe हम यूनाइटेड नेशंस की ही 5 परमानेंट मेंबर्स को ले लेते हैं. दे आर प्रीटी मच काइंड ऑफ द सुपर पावर्स विच इज़ USA, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम. डी फैक्टो ये आज भी जिस भी स्थिति में चल रहे हों पिछले 100 साल या रफली ऑन एवरेज पिछले 100 साल से दीज आर लाइक द डोमिनेंट सुपर पावर्स की दे कंट्रोल द नैरेटिव, दिस द जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस एंड basically they are the ones who are in positions of strong extreme power right now in the world. Otherwise भी हम बात करें, Israel is a very strong country, Singapore is a strong country, Japan is a strong country, and then there are many wealthy countries, the Five Eyes, which is USA, UK, Canada, Australia and New Zealand. So these countries are today what many people in India aspire to go and settle, right? Especially in Punjab, I know, like it is considered a higher degree than being maybe a scientist at Baba Atomic Research Center or ISRO. A higher prestige is to be in Canada or Australia, okay? No matter what you are doing there, but that's how things are. And that's because these countries are rich, they're powerful, they're wealthy, they're organized and they're stronghold powerhouses of the world, right? तो ये तो हमने एक एग्जांपल ले ली. These are today what many Indians are proud कि India was, let's say, 600 to 800 years ago. Now why are they a superpower? I think it all comes down to what I would use the term, a very basic classification is that how good is the vertical of Saraswati, Lakshmi and Kali in their country and how well are they supporting and strengthening each other, okay? अब I know some people may find it कि भाई बड़ी ये तो वैदिक हिंदूवादी सी बात कर दी, but I'll explain this if you have the patience to listen. तो I'll repeat, it is all about आप अपने देश में सरस्वती, लक्ष्मी और काली को क्या महत्व देते हो, कैसे इन्हें स्ट्रेंथन करते हो और कैसे ये तीनों एक दूसरे को भी स्ट्रेंथन करती हैं, ठीक है? तो और क्या जो देश सुपर पावर हैं वो ये कर रहे हैं और जो नहीं है वो ये नहीं कर रहे हैं. दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी इफ़ यू वांट इन वन लाइन, ठीक है ना, इफ़ यू वांट वन दैट पॉइंटर. But let's compare, right? Let's take 2 examples. On one side, we'll take USA and let's say France to see Saraswati, Lakshmi, Kali कैसे use हो रही है. On the other side, we'll take 2 examples. Let's say India, and maybe let's
let's take Bangladesh. Recently there was a coup. Maybe we can take Sri Lanka also, because there was a recent 2 year ago the economy collapsed, everything went like 10 times in prices. Or Venezuela, happened in Venezuela like around 15 years ago. Kind of, India is not like them. India is not collapsing like them, but like these are good examples to compare. तो लेट्स टॉक अबाउट सरस्वती. सरस्वती में ये क्लासिफिकेशन मैंने इन वर्ड से बनाई है, बट यू कैन जस्ट टेक द सब्सिक्वेंट वर्ड्स दैट आई एम अबाउट टू से. सबसे पहला आता है, so there are 3 points in Saraswati, 4 points in Lakshmi, and then 5 points in Kali that I've written on my notepad here. But let's talk. तो सबसे पहले सरस्वती में सबसे पहला पॉइंट आता है एजुकेशन. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज एजुकेशन? एजुकेशन में इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले एजुकेशन में जो इम्पॉर्टेंट है वो है थिंग्स लाइक रीजनिंग एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, इंटेलेक्ट का डेवलप करना है. इंटेलेक्ट क्या होता है कि जैसे कि समझ पाना आसपास की सिचुएशन को गहरे लेवल तक कि वो कैसे और क्यों हो रही है, और उसमें कैसे और सुधार या अपग्रेड किया जा सकता है. या इंटेलेक्ट इज़ लाइक बेसिकली इनसाइट डेवलप करना, चीज़ों को देखने का तरीका डेवलप करना, राइट? ना कि रट्टा मारना, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. उसे रट्टा मार लेना इंटेलेक्ट नहीं है, राइट? हाँ, लेकिन ये उसमें क्या फीलिंग देना चाह रहा है वो चीज़, क्या मीनिंग देना चाह रहा है वो चीज़, वो इंटेलेक्ट है. सो या आस्किंग वाई समथिंग इज़ हैपनिंग, दैट्स इंटेलेक्ट. प्रमोटिंग क्वेश्चनिंग एंड एक्यूमेन, क्वेश्चंस को प्रमोट करना, वाई को प्रमोट करना इज़ इंटेलेक्ट. सो सेइंग कि एजुकेशन में रीजनिंग होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इंटेलेक्ट डेवलपमेंट होना चाहिए. उसके बाद ये होना चाहिए कि सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉपिक क्या है, वाई आर वी स्टडिंग दिस टॉपिक, व्हाट इज़ द गोल ऑफ स्टडिंग दिस. ठीक है, आई एम श्योर कुछ लोगों को आइडिया लगने लग गया होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ. व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग समथिंग, वाई आर वी टीचिंग दैट, व्हाट आर वी टीचिंग, एंड देन फाइनली हाउ टू टीच इट, how to share this with someone so they actually understand and are able to reason and question. This is what education actually is, जो मैंने आपको लास्ट 3 मिनट में बताया. Now what do you think is happening in our schools versus a school in Israel, Singapore और USA? What do you think? हमारे schools में अगर हम बात करें UKG, LKG और जूनियर क्लासेस की, क्या हम अपने बच्चों को पोइम्स का, इंग्लिश पोइम्स का रट्टा लगवा रहे हैं, या हम उन्हें कुछ समझा रहे हैं, कुछ मैसेज दे रहे हैं कि, और हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव है उसे समझाने का, और हमारे पास एक तरीका है उसे समझाने का. आर वी टीचिंग इट दैट वे कि हम टीच भी सही कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्टिव से, कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव है बच्चों को ये समझ में आए और वो ये ऐसा सोचने की काबिलियत उनमें आए, या हम उन्हें ऐसे पढ़ा रहे हैं कि यार मुझे ये सिलेबस ख़त्म करना है, मुझे उसे ये चीज़ का रट्टा लगवाना है, उसने एक रट्टा लगा के पेपर देना है और उसको इतने नंबर मिलेंगे या ग्रेड मिलेगा. इन दोनों में से हम क्या कर रहे हैं? और वर्सेस USA क्या कर रहा है, फ्रांस क्या कर रहा है, इसराइल क्या कर रहा है और सिंगापुर क्या कर रहा है एजुकेशन में. कॉलेज की भी बात करें अगर हम आज स्टार्टअप्स के बारे में, थोड़े दिन पहले हमारे सेंट्रल मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल जी ने बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट्स, अच्छी तो क्या बोलें, फैक्चुअल स्टेटमेंट्स दी कि हाँ सिचुएशन तो यही है कि हमारे इनोवेटिव स्टार्टअप्स नहीं है. बट उससे पहले अगर हम ये सोचें हमारे कॉलेजेस में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं काफ़ी हायरिंग करता हूँ कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि काफ़ी कटिंग एज हैं. व्हेन आई इंटरव्यू मैनी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स, दे टेल मी कि ये टॉपिक्स तो हमारे कॉलेज में कभी कहीं कवर ही नहीं हुए हैं, कोई बात ही नहीं हुई है इन टॉपिक्स पे जो आप इंडस्ट्री में बोल रहे हैं कि भाई इनकी डिमांड है, राइट? ये तो हम बाहर से सीखेंगे या सीखे हैं. तो कॉलेजेस में भी अगर हम बात करें, अगर हम लेट्स से PhDs की रिसर्च पेपर्स की थीसिस की बात करें, मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें, मैकेनिकल हो या कंप्यूटर साइंस हो या केमिकल हो, तो क्या हम
उन्हें उस कोर्स के दौरान ऐसा पढ़ा रहे हैं कि डीपली समझो कि हो क्या रहा है, कैसे ये काम कर रहा है। क्योंकि अगर ऐसा वो समझ गए तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग बहुत सारा इनोवेशन कर देंगे। अगर समझ आ गया कि ये एसी का रिमोट कंट्रोल कैसे चलता है, इसके अंदर जो सर्किटरी है, चिप्स हैं, बटन्स हैं, लॉजिक गेट्स हैं, जो इसमें प्रोग्राम हुआ है, सॉफ्टवेयर या एम्बेडेड सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये रिमोट कंट्रोल ही अगर 5 साल की डिग्री में समझ आ गया तो इस रिमोट कंट्रोल से, और वो रिमोट कंट्रोल अगर लेट्स से 1 करोड़ बच्चों को समझ में आ गया, तो आपको क्या लगता है उन 1 करोड़ में से 1000 भी ऐसे नहीं होंगे जो इसका कुछ और ही हाई फाई वर्जन बना देंगे? बड़े आराम से होंगे। और वो जो 1000 बना देंगे कुछ, वो फिर उसको पेटेंट कराएंगे, आईपी कराएंगे, उसको सारी दुनिया में बेचा जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा यहाँ पर, फिर इंडिया अमीर बनेगा, ठीक है ना। बट कितने आई वुड से कॉलेजेस में इस तरह इस ऑब्जेक्टिव से पढ़ाया जा रहा है और ये पढ़ाया जा रहा है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन टू आस्क, एंड दैट्स वाई हमारे स्टार्टअप्स का ये सिचुएशन है, ठीक है। तो नंबर 1 प्रॉब्लम इज़ एजुकेशन। वी नीड टू टीच with an intent that the kids understand, have the ability to reason, develop intellect, ask questions, understand things deeper, and write original research, original thesis, original papers, and build something original. We need to educate children on understanding, thinking, and realizing. And we have to stop teaching them a curriculum that is set by some ministry or some IAS officer without any background in that domain, that kids need to cram, vomit in an exam, come out with a certificate knowing nothing, right? So I hope मैंने 1 मिनट में बोल दिया इंग्लिश में कि we need to do this and not this। और ये हो रहा है USA, इज़राइल, जापान, रशिया, चाइना, UK, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रिच कंट्रीज़ में। ये नहीं हो रहा है इंडिया, श्रीलंका और आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज़, बट जहाँ पर प्रॉस्पेरिटी और सुपर पावरनेस है वहाँ ये हो रहा है, जहाँ नहीं है वहाँ ये नहीं हो रहा है। ओके, सो यू नो, स्टार्टिंग विद ऑल दैट स्टफ दैट किस पॉलिटिकल पार्टी का ये गलती है, किसका ये गलती है, ये गलती हमारी इसलिए है क्योंकि हम एजुकेशन की रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस को भूल ही गए हैं। हमको पता ही नहीं कि एजुकेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है और उसको ठीक से देना कितना ज़रूरी है, और वो हमारी वोट्स में, हमारे डिसीजंस में, हमारे किसी भी डिबेट में आता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल आर वी द पीपल ऑफ इंडिया, बिकॉज वी डोंट रिस्पेक्ट एंड वैल्यू द एजुकेशन डोमेन एज मच एज वी शुड। देन अब हम सरस्वती वर्टिकल में ही जा रहे हैं। वीडियो तो लंबा होगा, आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा। मैं भी इसको मैं काट दूंगा 10-10 सेकंड, 10-10 मिनट के हिस्सों में, ताकि लोग देखें, या सीधा ही अपलोड कर दूंगा। लाइक आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय थॉट्स एंड पीपल मे रेजोनेट और नॉट। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट हेडर वाज सरस्वती। उस फर्स्ट हेडर के 3 पॉइंट्स में से पहला था एजुकेशन। गुड एजुकेशन सुपर पावर, पुअर एजुकेशन नो डायरेक्शन। सेकेंड इज़ इवैल्यूएशन। अब हम पढ़ाते जो भी हैं उसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं? एक तो है कि हमारा एग्ज़ाम बनाने का पैटर्न, या हमारा एग्ज़ाम ऐसा है कि हमें समझ आ जाती है कि इस इंसान को कितनी समझ है टॉपिक की। हमारे क्वेश्चंस ऐसे हों। वन गुड बोर्ड दैट डज दिस और यूज्ड टू डू दिस इज़ ICSE बोर्ड, वेयर आई हैव स्टडीड। यू जस्ट हैड टू रीड द बुक वंस एंड हैड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। उनका क्वेश्चन पेपर ही ऐसा होता था कि यू विल गेट टॉप मार्क्स इफ़ यू अंडरस्टूड, इफ़ यू नॉट यू विल गेट इट अकॉर्डिंगली, बट it was not like ki you have to cram some paragraphs and definitions, and then if you write the definition right, if you write 7-8 lines you get more marks, if you write 2 lines you get less marks. That's the stupidest way to evaluate, right? In fact मेरे मेडिकल कॉलेज में तो ऐसा ही था। I don't know about every medical college, but मेरे मेडिकल कॉलेज में जहाँ से मैंने MBBS किया है, that was the way, like we would read books, but seniors would mark important questions and we'll rectify that more
with more focus in exam days, and then उसको रट्टा मारने के बाद एग्ज़ाम में मतलब हम तो यही देखते थे कि भाई अगर 5 पेज का आंसर है तो पूरे 10 नंबर और प्रोपोर्शनेटली कम नंबर, राइट? सो और ऐसा आई थिंक आर्ट्स, लिटरेचर, मे बी इंजीनियरिंग में भी ऐसा कई जगह होता हो. सो दिस इज़ द स्टूपिडेस्ट वे टू इवेलुएट समवन. सो इवेलुएशन को ठीक करना बहुत ज़रूरी है. तो सुपर पावर जो कंट्रीज़ हैं वो ठीक इवेलुएट कर रही हैं, जो नहीं है वो नहीं कर रही हैं, ठीक है. तो ये सरस्वती डोमेन का सेकंड पॉइंट भी हो गया, एजुकेशन इवेलुएशन. और जो थर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अंडर द सरस्वती वर्टिकल इज़ आई वुड से सिलेक्शन फॉर एनी पोस्ट इन द कंट्री. और प्राइवेट सेक्टर में ये सही होती है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आपको डूबना या मरना नहीं है ना. लेकिन look at how we select our government officials, our IAS officers, our IPS officers. Look at how we select our doctors. Okay, so let me give you something on doctors first. आप MBBS करते हैं बेस्ड ऑन, पहले तो आप MBBS में जाते हैं बेस्ड ऑन एन नीट एग्ज़ाम. यू गेट ए रैंक आउट ऑफ 3 लाख चिल्ड्रन. अगर आप पहले 3-4 हज़ार में आ जाते हैं, मेरे टाइम पे तो पहले 1500 में या 2000 में आना बहुत ज़रूरी था. 2000 पे मुश्किल था बाय द वे. एंड मेरा 1200 रैंक था समथिंग. एंड यू एंटर अ मेडिकल कॉलेज. ओके, सो ओके दैट टाइम यू स्टडी अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स. मे बी you enter a medical college and then you go through the degree, and then comes the part when you are trying to become a specialist. Now becoming a specialist, let's say maybe I want to be a geneticist, or let's say I want to be doing some research in pharma, finding new drugs, or maybe I want to be someone who does medicine or someone who does surgery. But that's not the way things work. You give another PG entrance exam with again lakhs of MBBS doctors. You get a rank. And I think Dr. G करके एक आयुष्मान खुराना की एक कॉमेडी सॉर्ट ऑफ मूवी भी थी इस पे. He wanted to become an orthopedician. He became a gynac. So you can see that if you want to get an idea. But it is irrelevant where you are interested. It is irrelevant what is your experience in any domain. It is irrelevant what is your knowledge in any domain. The only thing that matters is your rank in a list of 1 lakh doctors. If you are on the top 200-300 ranks, chalo bhai radiology. Why radiology is the top choice? You don't have to talk to patients. There are very few radiologists. You make the highest amount of money without even bothering to talk to a patient. Okay, if you like talking to patients, if you don't want to be that kind of doctor कि जो भी मैं डॉक्टर बनूंगा मेरी रिस्पेक्ट होगी सोसाइटी में, you have that kind of feeling, then top choices are like medicine, ortho, usually among like this is the way things are among the world of doctors. Okay, so you get between 200 to let's say 1000, you get these kind of things. And then again the intention behind choosing it is from the doctor side is also again status, money, ease, or some other preference sometimes. Mostly rank and your these practical decisions make you that kind of doctor. Then come the later ones who get this. They don't choose it, they get this, like okay, I'm just getting surgery, I'm just getting pediatrics, I don't want to do pediatrics, who will see kids all day, but yeah, my rank, I don't want to waste another year, next year nothing is sure, let's choose this field. That's how things are. And do we want to get treated by doctors who have chosen to be that specialist in this manner? Do we? Similar, I think I saw this movie 12th Fail. There are 5 attempts, you give an exam for IAS or IPS, you clear 2 exams. I don't know how they evaluate the step 2 we talked about, but finally there is an interview. Is that a good way to get someone to manage our country? Is that?
We don't need a subjective answer. I think there's a clear yes or no for this question. Is that a good way to select a doctor? Is that a good way to select an IAS or an IPS? My answer is no. What is a good way? How do things work in US? How do you become a specific specialist in USA or some country where you have better selection systems? I would say three things are to be seen. Only one of them is knowledge of the person in that domain. So अगर मुझे let's say I want to be let's say I want to do my specialization in maybe I was more into like non-clinical sciences, but let's say somebody wants to do a specialization in gynecology, let's say, right? So the exam that these people give and get a rank, that's just checking their knowledge, not even checking their knowledge or understanding. It's basically many times who's the scientist behind XYZ thing. So that's not knowledge actually, that's again cramming, but anyhow, in a way, checking knowledge. So that's just one part of it. What about their experience and interest? How do we check for that? In my opinion, it should be a three-pronged approach. Step 1, do an exam, check their knowledge, scores, everything. Step 2, check their experience. If somebody wants to do gynecology, they should have some experience shown that they worked in this department under someone for some time because they have passion for this. Okay. Check their interest or inclination because they published some paper or did some kind of research or assisted some kind of research under someone in that domain. And that's how things are in US. In US, you don't become a specialist because you got a rank. They do an exam called a United States Medical Licensing Exam. It's called USMLE. There are 3 exams, step 1, step 2, step 3. Look at their evaluation method. Step 1 is an evaluation test with clinically oriented questions for the first 2 years of MBBS. Step 2 is another exam that has 2 parts. One is again clinically oriented questions for the first 2 parts, the second 2 years of MBBS, and step 2's B part, A and B. B is called the clinical exam, where you actually go into the exam rooms and you examine 10 patients, you make reports on them, and then you evaluate the case, and then you present the case to a professor that this patient has come, I have seen these findings, and because of these findings, these are my deductions. Because of this reasoning, I have come to this deduction, and I would like to order these kind of tests and all that kind of stuff. This is what you do in a clinical exam. And then there's a step 3 where there's a virtual environment where virtual patients come, and then you kind of order decisions, order medicine, order tests, and all kind of things that you'll actually do as a doctor in a real world scenario is what is done in that virtual computer exam. And that's how they evaluate your knowledge, just the knowledge. Okay, so look at their education first, how they're teaching their doctors. Then look at their evaluation, how they're evaluating. Look at their exam. We have one NEET test. चलो भाई 1 लाख पे लोगों ने पेपर दिया, उसमें इतने नंबर आए, ये रैंक है, डन. And they are doing these 3 exams to check theoretical knowledge, practical knowledge, and real world knowledge. Evaluation देखो कितना अच्छा उनका. So then this is just them checking the knowledge. Then they check the experience. Knowledge is done. You get your scores. Now you apply to different colleges for your interested field. Let's say आपके नंबर 300 में से 200 आए हैं और किसी और के नंबर 300 में से 250 आए हैं, और आप दोनों को पीडियाट्रिक्स चाहिए. इंडिया में तो 250 वाला पीडियाट्रिक्स ले लेगा, 200 वाला बोलेगा अब क्या लें हम. वहाँ पर विद दीज बोथ कैंडिडेट्स कैन गो टू अ कॉलेज एंड टेल देम कि देखो मैंने पीडियाट्रिक्स में 2 साल इस प्रोफेसर के अंडर काम भी किया है, मैंने पीडियाट्रिक्स में 2 साल यहाँ पर रिसर्च भी की है, मैंने ये पेपर भी पब्लिश किया है, मैंने ऐसा भी किया है, वैसा भी किया है, और मेरी फैमिली में ऐसा था जिसकी वजह से आई वांट टू सेव चिल्ड्रन.
मैंने एक टूर किया था अफ्रीका, जहाँ मैंने देखा बच्चे बहुत दुखी हैं यार, इसलिए मुझे लगा कि यार बच्चों के लिए ऐसा होना चाहिए. दे लिसन टू योर स्टोरी अराउंड इट, ओके, एंड देन दे डिसाइड हु टू गिव पीडियाट्रिक्स. हो सकता है वो 200 वाले को पीडियाट्रिक्स दे दें और 250 वाले को दे ही ना. एंड दैट्स द वे टू एक्चुअली सिलेक्ट समवन फॉर द जॉब. बट आर वी डूइंग दिस? एंड आर वी डूइंग दिस फॉर आर IAS ऑफिसर्स? एग्ज़ाम देने के बाद लेट्स से किसी को इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाना है, किसी को इंडियन रेलवे सर्विसेज में जाना है, किसी को इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम इवेलुएट करने के लिए. वैसे तो IMS शुड बी ए सेपरेट डोमेन एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, बट किसी IAS ऑफिसर को हेल्थ केयर के ऊपर सुपरविजन करनी है. क्या उससे ये पूछा जाता है कि आपने किस हॉस्पिटल में सेवा की है 1 साल, कहाँ पर काम देखा है हॉस्पिटल का? क्या उससे पूछा जाता है कि आपने रेलवे में कहीं पे वॉलंटियर इंटर्नशिप की है या कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं रेलवे में? या आपने कोई रिसर्च पेपर पढ़ा हो जहाँ दिखाया हो कि कैसे सिक्योरिटी या फिर मैनेजमेंट ऑफ क्राउड हो सकती है? ये सब नहीं पूछा जाता इन माई नॉलेज. So I'll conclude the part where and I think I'll conclude the video also, because I think 30 minutes is pretty much it anybody has in this day and age. So maybe I'll make it a 3-part series, how to be a superpower, and the 3 verticals are how well you strengthen Saraswati, Lakshmi and Kali of your country and how well these 3 support each other. जैसे मैंने बोला था, उसमें ने हमने सबसे पहला जो पार्ट था सरस्वती, उस पे बात की, और मैंने आपको बताया कि सरस्वती में आता है एजुकेशन, उस एजुकेशन की इवैल्यूएशन और उसके बेसिस पे सिलेक्शन किसी भी पोस्ट के लिए. और मैंने आपको बताया कि ये तीनों चीज़ें सुपर पावर कंट्रीज़ में कैसे होती हैं वर्सेस इंडिया में कैसे होती हैं. एजुकेशन वहाँ पर रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलेक्ट पे फोकस्ड है, हमारी रट्टा मारने पे फोकस्ड है. इवैल्यूएशन वहाँ पर देखने के लिए कि इसे समझ आ गया, इज़ ही एन एक्सपर्ट ऑन द थिंग्स वी टॉट हिम और हर और नॉट येट, वर्सेस हमारे यहाँ इज़ ही एबल टू स्पिट आउट व्हाट ही हैज़ रट्टाफाइड. एंड थर्ड, सिलेक्शन. हमारे यहाँ सिर्फ नॉलेज और रैंक देखा जा रहा है, वहाँ पर नॉलेज के साथ उसका एक्सपीरियंस, इंक्लिनेशन और उसका कंट्रीब्यूशन उस फील्ड में भी देखा जा रहा है. तो हम इस लेफ़्ट साइड में रहना चाह रहे हैं या इस राइट साइड में रहना चाह रहे हैं, ये एक बड़ा डिसीजन है. ये चीज़ें करने वाले सुपर पावर हैं, रहेंगे और ऊपर जाएंगे. ये ना करने वाले सुपर पावर नहीं बनेंगे. जितनी मर्जी बड़ी बातें कर ले, वो सुपर पावर तो नहीं बन सकते. चाइना भी सुपर पावर पिछले 30 साल में इसीलिए बना है क्योंकि उसने अपनी एजुकेशन पे फोकस किया होगा. आज अगर वो सब कुछ बना रहे हैं वर्ल्ड के लिए, वो इसलिए क्योंकि बनाने की समझ पहले स्टेजेस में उन्हें मिली है, और हमें वो समझ अभी आई डोंट थिंक दी जा रही है. जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे जो युवा हैं, उनको ये एजुकेशन, ये इवैल्यूएशन और ये सिलेक्शन प्रोसेस नहीं दिया जा रहा. और कहीं ना कहीं ये सिलेक्शन प्रोसेस लोगों को जो अपॉर्चुनिस्टिक है कि भाई हमें इजीली मिल जाएं चीज़ें, बस हमारी नौकरी लग जाए और पक्की सैलरी आने लग जाए, भाई हमें क्या करना है इन चीज़ों से. आई थिंक ऐसे लोग तो बहुत ही बड़ा नुकसान करते हैं देश का. ऐसे लोगों की तो एक्चुअली वोट ही नहीं होनी चाहिए मेरे ओपिनियन में. तो ऐसे लोग सिस्टम को ठीक होने से भी रोकते हैं. कोई सिस्टम ठीक करना चाहे तो सड़कों पे आ जाते हैं कि भाई इससे तो हमारी जो पक्की स्टेबल गारंटी है वो चली जाएगी, है ना. तो कहीं ना कहीं यही एक बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी का नुकसान है कि कोई भी बंदा सुधार के अगेंस्ट भी सड़कों पे आ सकता है. कोई भी बंदा, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल वोट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो इसलिए मैंने ये वीडियो शुरू इसी पॉइंट से किया था कि हालांकि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसी भी कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन पे टॉप मैनेजमेंट या टॉप के लोगों का होता है, लेकिन वो टॉप की मैनेजमेंट और टॉप के लोग वही करते हैं एक डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग
सोचते हैं, जो लोग डिमांड करते हैं, या जिस बेसिस पे लोग वोट करते हैं। इसीलिए आई थिंक द अल्टीमेट कल्प्रिट दैट वाई आवर कंट्री हैज़ नॉट प्रोग्रेस्ड इज़ वी द पीपल। जिस दिन हम ऐसी डिमांड्स करेंगे या ऐसी चीज़ों के लिए अवेयर होंगे, तब पार्लियामेंट में भी ऐसी ही बातें होंगी, तब बिल भी ऐसे ही पास होंगे और सुधार भी ऐसे ही होंगे, और हमारी एजुकेशन, इवैल्यूएशन और सिलेक्शन प्रोसेस भी अच्छी होगी। तब हमें अच्छे डिज़र्विंग आईएएस ऑफिसर्स मिलेंगे, डिज़र्विंग आईपीएस ऑफिसर्स मिलेंगे, बेटर डॉक्टर्स मिलेंगे, बेटर ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे, जो अपना काम अच्छे से करेंगे और दिल से करेंगे और लोगों को सुविधा अच्छी होगी। वो आईएएस रेलवे में जाएगा जिसने रेलवे में 2 साल किसी के अंडर, 3 साल किसी के अंडर मेहनत की होगी, जैसे होगा यार ये मुझे ठीक करना है, इसकी कोई पर्सनल स्टोरी होगी कि शायद इसीलिए मुझे ये रेलवे ठीक करना है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है, जैसे क्रिकेट में ऐसा होता है, जैसे क्रिकेट में यू गिव एवरीथिंग टू क्रिकेट एंड यू बिकम अ नेशनल प्लेयर, एंड देन दैट्स वाई टीम इंडिया बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग टीम, राइट। मे बी क्रिकेट में हम सुपर पावर हैं, राइट। तो जैसे क्रिकेट में हम सुपर पावर हैं, वैसे ही हम आई गेस एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल्स, स्पेस रिसर्च, मेडिसिन, फार्मा, चिप, एआई सब में बन सकते हैं। बट वो सिलेक्शन, इवैल्यूएशन, एजुकेशन प्रोसेस अच्छा करना होगा। सो आई डोंट नो इफ़ दिस वीडियो मेड सेंस, या मैंने प्रेजेंटेशन अच्छी दी थी, बट दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ हाउ टू बी ए सुपर पावर। And if you resonate with my ideas, I would like you to maybe share comments and share this video with someone, or maybe share clips of this video. You're free to do that. But let's have this mindset change in ourselves and in as many people as we can. We have to fix our education, we have to fix our evaluation systems, and we have to fix the selection process. So great if you sat through all this. Thank you so much. I'll try to share this same video in different formats because I want to promote this ideology or thought process. Maybe मैं इसमें से ऑडियो निकाल के एक फेसलेस वीडियो बना के उसमें ही ऑडियो दे दूँ. Maybe I'll make shorts of it, but I'll make sure I share this content as much as possible. Thank you so much. Have a nice day.